Hello everyone, today we are going to discuss test 15 current affairs. Now we will first look to some gems, some important questions. What are those important questions? Now coming to the first slide. Who has been made mascot of नमामि गंगे मूवमेंट? नमामि गंगे, गंगा को जो साफ करने का मूवमेंट है उसका मैस्कॉट किसको बनाया गया है? तो फेमस कार्टून कैरेक्टर ये अपने चाचा चौधरी का आप कॉमिक्स पढ़ चुके होंगे, चाचा चौधरी और साबू, तो उनके साथ इन्होंने कोलेबरेट किया है कि ही विल बी द मैस्कॉट। और कार्टून जो कॉमिक्स आता है, कॉमिक्स के थ्रू मतलब गंगा के बारे में, नदी को साफ रखने के बारे में बताया जाएगा, तो इससे बच्चे लोग को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो ही हैज बीन मेड द मैस्कॉट ऑफ नमामि गंगे मूवमेंट, चाचा चौधरी। नेक्स्ट इज कोरोना स्पेशल, सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोरोना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि बजट एलोकेशन 2021-22 में, 2021-22 में जो बजट एलोकेशन था हेल्थ का, वो कितना परसेंट बढ़ाया गया कंपैरिजन टू अदर्स? तो अब 137% बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले 100 रुपया खर्च हो रहा था हेल्थ पे, तो अब 137% होगा। 2021-22 में हेल्थ एलोकेशन कितना हो गया? 137% ऑफ प्रीवियस ईयर। उसके बाद सबको पता होगा कि फॉर टीकाकरण, फॉर वैक्सीनेशन, कोविन ऐप पे आपको रजिस्टर करना था। कोविन ऐप पे आप रजिस्ट्रेशन करके टीका लगाना था, तो उस ऐप का क्या नाम है? कोविन ऐप। बहुत इजी क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। फिर फॉर फास्ट वैक्सीनेशन एक टीका उत्सव लाया गया था। टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 तक आया था। इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का बर्थडे है और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का। तो दोनों का बर्थ एनिवर्सरी, जो दलित के बहुत बड़े नाम है, जय भीम और ज्योतिराव फुले, इनके बर्थ एनिवर्सरी के बीच वाले 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया गया फॉर फास्ट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का स्पीड तेज करने के लिए। फिर इसी तरह महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना के कारण प्रॉब्लम था। महाराष्ट्र में सबको पता होगा कि सबसे अधिक महाराष्ट्र में ही केस निकलता था, तो वहां पर तेज करने के लिए एक अभियान लाया गया, कवच कुंडल अभियान। कवच कुंडल अभियान कहाँ पे आया? महाराष्ट्र में। उसमें था क्या कि तेजी करना, रोज जो है ना 15 लाख डेली डोज का उन्होंने टारगेट रखा था। तो उस अभियान का क्या नाम था? कवच कुंडल। कवच कुंडल वॉज द नाम ऑफ दैट अभियान, जिसमें 15 लाख डेली डोजेस देना था। फिर महाराष्ट्र में ही मिशन वात्सल्य लाया गया। मिशन वात्सल्य क्या? जो विडो हो गई कोरोना के कारण, जो विडो हो गई, उनको अब अलग अलग जगह नहीं जाना है। फॉर द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, मिशन वात्सल्य में एक ही जगह पर उनको 25 स्कीम का बेनिफिट मिलना था। तो ये भी कहां पर लाया गया? महाराष्ट्र में। मिशन वात्सल्य, वात्सल्य मीन्स स्नेह, और वात्सल्य इज फ्रॉम मिशन वात्सल्य हैपेंड इन महाराष्ट्र फॉर विडो लेडी, विडो ड्यू टू कोरोना। तो महाराष्ट्र उद्धव राव ठाकरे ने कवच कुंडल अभियान एंड मिशन वाले। फिर संजीवनी प्रोजेक्ट फॉर कोविड ट्रीटमेंट एट होम। तो इसमें था क्या, ये हरियाणा में किया गया कि कोरोना में तो अगर नॉर्मल और माइल्ड है तो आपका घर पे ही इलाज चल जाएगा। तो वहां पर ये संजीवनी प्रोजेक्ट लाया था कि कोविड ट्रीटमेंट, आपको कोविड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट के मोबाइल नंबर सबसे आप पूछ सकते हैं और घर पे ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो दिस हैपेंड इन हरियाणा। देन अमृत वाहिनी ऐप फॉर हॉस्पिटल बेड ऑनलाइन बुकिंग। हॉस्पिटल में बेड मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, ब्लैक मार्केटिंग सब। तो झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने क्या किया था? अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया था। वहां से आप घर बैठे ऐप के थ्रू हॉस्पिटल बेड का ऑनलाइन बुकिंग कर सकते थे। ठीक है, और देख सकते हैं कि कहाँ पे हॉस्पिटल में क्या खाली है नहीं खाली है। तो अमृत वाहिनी ऐप कहाँ पे आया? झारखंड में हेमंत सोरेन। और झारखंड का हम लोग आगे पढ़ेंगे कि झारखंड वहां पे हेमंत सोरेन किस पार्टी के हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हैज बिकम द फर्स्ट पार्टी टू डिक्लेयर इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड होता है ना, जो बैंक के थ्रू आप पार्टी को डोनेट कर सकते हैं, एसबीआई के ब्रांच के थ्रू, और उसमें आपका नाम नहीं पता चलेगा। लेकिन फॉर ट्रांसपेरेंसी पर्पस हेमंत सोरेन पहले आदमी बन गए उनकी पार्टी जिन्होंने कि डिक्लेयर किया है कि हाँ, हमको 1 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है वो हिंदाल्को ने दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। ये झारखंड से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल किसमें आता है? आर्टिकल 360, 380, आई एम नॉट श्योर, लेट मी सी। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी राइट नाउ आई कांट रिमेम्बर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक सेपरेट वीडियो उसको देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये अभी जो रिसेंट वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना जो है ना 99 से बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 में क्या हुआ था? एनजेसी बिल आया था। एनजेसी बिल में क्या था
कि अब जुडिशियल सर्विस, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, इसमें था क्या कि जज का भी जो सिलेक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम से होता है। एनजेसी बिल में ये था कि एक कमीशन बनाएगा वो सेलेक्ट करेगा। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने वो इनवैलिड करार दिया कि नहीं, कॉलेजियम सिस्टम इज गुड। फिर 100वां था बहुत ही हिस्टोरिक था, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया और बांग्लादेश का कुछ रीजन में जमीन फंसा हुआ था, तो उसको उन्होंने ठीक से सही से किया, तो उसके लिए 100वां आया था कॉन्स्टिट्यूशन। फिर और एक हिस्टोरिक 100वां के बाद 101वां जीएसटी, जीएसटी 101वां वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 102 से हो गया एनसीबीसी, ओबीसी कास्ट का जो कमीशन, एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन इन 103। फिर 104 और 105 में एससी एसटी का जो 10 ईयर एक्सटेंशन होता है वो दिया गया। 105 में रिस्टोर स्टेट पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट, स्टेट का जो स्टेट गवर्नमेंट को फिर से पावर दे दिया गया कि आप अपना ओबीसी का जो लिस्ट बनता है ना, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट द लिस्ट, स्टेट हैज गॉट द पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। फिर 104-5 में यही हुआ। फिर 126 और 27 में सेम दोनों चीज रिपीट हुआ, और ये दोनों सबसे रिसेंट अमेंडमेंट है, ठीक है। 126वां में भाई 10 ईयर एक्सटेंशन टू एससी एसटी एंड लोकसभा राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली, 15% और 7% का रिजर्वेशन है ना, उसको पहले 10-10 साल के लिए दिया गया है, तो हर एक 10 साल पे इसको एक्सटेंशन दे दिया जाता है। तो 126वां भी वही एक्सटेंशन है। फिर 127 में वही रिस्टोर स्टेट पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली 99, 100, 101, 102। 99 से 105 बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी का जो दो रिसेंट है 126 और 127, तो काइंडली रिमेंबर दिस। फिर रामसर साइट, हमेशा सुनते होंगे कि इस लेक को रामसर साइट बना दिया गया। तो रामसर साइट है क्या? रामसर साइट होता है कि वेटलैंड को एक वो मिल जाता है कि हाँ आप रामसर साइट है। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन 1972 में आया था। इसमें होता था कि डेजिग्नेशन देते हैं कि दिस वेटलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। और वेटलैंड आपको पता होगा कि जो तालाब और लेक वाला एरिया होता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, सबसे अधिक डाइवर्सिटी वहीं पे पाया जाता है। जो होता है ना बर्ड और एनिमल का बायोडाइवर्सिटी, तो वो बहुत सबसे अधिक वहीं पर होता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो। और रामसर साइट से ये भी होगा कि ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है, प्लस उन लोग के एक्सपर्ट आके सरकार को हेल्प भी करते हैं कि यू हैव टू डू प्रिजर्वेशन इन दिस वे, मतलब सारा टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, फंडिंग मिल जाता है। फिर आपका टूरिज्म में आपका हाईलाइट हो जाता है कि ये यहाँ पे रामसर साइट है तो आप जाइए, इससे तो यही फायदा है ना। जैसे रामसर साइट से होता है वैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताती है, तो पूरे वर्ल्ड के जो है ना टूरिस्ट इसको देख सकते हैं, ओके दिस इज द रामसर साइट इन दिस प्लेस, आई कैन गो एंड विजिट। तो रामसर साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रामसर साइट सबसे पहला इंडिया में जो था उसका मान्यता दिया गया था चिल्का लेक उड़ीसा को, सबसे फर्स्ट। और उसके बाद अभी टोटल इंडिया में रामसर साइट टोटल 49 हो गए, और सबसे अधिक 10 कहां पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10 रामसर साइट हैं। और सबसे पहला अपना कौन था? चिल्का लेक। इसमें सबसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि लेटेस्ट जो रामसर साइट बना है वो किस स्टेट में है। तो एक बार जो लेटेस्ट वाला देख लेते हैं कि लेटेस्ट पहला टीसोकार, तो ये लद्दाख में है, ठीक है। फिर आसन बराज उत्तराखंड। फिर ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, भिंडावास बर्ड सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना हरियाणा में गुड़गांव में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और भिंडावास उसी के पास में 10 किलोमीटर दूर झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोनों हरियाणा में, दिस इज इंपॉर्टेंट। भिंडावास बर्ड सेंचुरी एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन रामसर साइट इन विच स्टेट? तो हरियाणा। फिर यूपी में दो और नया जुट गया है, बखीरा सेंचुरी और सुर सरोवर, तो ये यूपी में है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, ये खिजारिया बर्ड सेंचुरी। खिजारिया बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड बहुत ज्यादा आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड कौन होते हैं? जो बहुत दूर देश से आते हैं यहाँ पर एक टाइम पे। तो खिजारिया बर्ड सेंचुरी इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, जो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो गुजरात में है, और गुजरात में थोल लेक और वाधवाना, ये सब रिसेंट वाले हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो कि हमेशा बीपीएससी के लिए स्पेशली, कौन है? बकरताल लेक। बकरताल या ये सॉरी कबरताल लेक, बकरताल बोल रहे हैं, कबरताल लेक या कावर लेक, ये कहाँ पे है? बेगूसराय में। तो बिहार में पहला रामसर साइट जो बना है कावर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी एग्जाम, कि कावर लेक हैज बिकम द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार, सिचुएटेड इन बेगूसराय। कावर लेक, इसको कबरताल लेक भी बोलते हैं।
तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रामसर साइट। ठीक है, और बिहार का ये पहला रामसर साइट बन गया है। कांवड़ लेक या तो कवरताल लेक बोल लीजिए, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज मोर बुक्स और रिसेंट बुक्स जो कि न्यूज में था। तो ये रवि शास्त्री जो इंडिया के कोच थे, इंडिया के क्रिकेटर है, हमेशा न्यूज में भी रहते हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में ये बुक लिखी है, स्टार गेजिंग, मतलब स्टार को देखना। तो इनके जिंदगी में जो सब प्लेयर मिले हैं ना, जो प्लेयर इनको इंस्पायर किए हैं या उनके बारे में लिखा है, इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल कोच ऑन हिज फेवरेट प्लेयर्स। तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग, गेजिंग मतलब क्या होता है? देखना। स्टार गेजिंग बुक इज रिटन बाय रवि शास्त्री, एवरीबडी नोज दिस पर्सन। स्टार गेजिंग। इसी तरह का क्रिकेटर एक कौन सा लिखे हैं? सुरेश रैना। कौन सा बुक लिखे हैं? बिलीव, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बिलीव रिटन बाय सुरेश रैना, और स्टार गेजिंग रिटन बाय रवि शास्त्री। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक पे एक बुक लिखा गया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये मानन 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 भट्ट ने लिखा है। ये पहले ये आर्मी, ये नेवी नेवी वेटरन रह चुके हैं, मतलब नेवी में काम कर चुके हैं। तो मानन भट्ट हैज रिटन द बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अगेंस्ट पुलवामा, ऑथर मानन भट्ट। तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या कि जैसे अपना सार्क होता है, यूनाइटेड नेशन होता है, वैसे सब जगह का ग्रुप चलता है, कंट्री का ग्रुप। तो एक बहुत फेमस ग्रुप है आसियान ग्रुप। आसियान ग्रुप क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो साउथ ईस्ट में है। ठीक है, साउथ ईस्ट में जो एशियन नेशन है, इनका ग्रुप है, और 10 कंट्री का ये ग्रुप है। टोटल 10 कंट्री का ग्रुप है आसियान नेशन, और इसका हेडक्वार्टर जो है ना, इंडोनेशिया में, जकार्ता में। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया का खत्म होता है। उसके बाद यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा कि पहले म्यांमार आती है, फिर थाईलैंड, फिर ये लाओस, कंबोडिया, और ये अपना वियतनाम। उसके बाद ये पूरा यहाँ पे सिंगापुर है, और ये पूरा इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। ये 10 कंट्री का ग्रुप को आसियान ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इनका ग्रुप का नाम है आसियान। तो आसियान में ये कॉन्सेप्ट आया था आरसीईपी फ्रेमवर्क। आरसीईपी फ्रेमवर्क में क्या होगा? रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। मतलब ये पूरा एक एरिया को एक एरिया बना के हम लोग को बिजनेस करना है। तो इससे क्या होगा? टैरिफ और ड्यूटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जैसे सब जगह टैरिफ देना होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है तो टैरिफ और इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है ना, इन सबको खत्म करने के लिए, मतलब एक सिंगल मार्केट बनाना है। तो आरसीपी फ्रेमवर्क इन्हीं का वो था। आरसीपी फ्रेमवर्क में आसियान प्लस बात था क्या कि इंडिया आएगी, इधर से चाइना, इधर से जापान, उसके बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और नीचे से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनको भी पार्ट बनना था। तो ये सब तो बन गए, बट इंडिया लास्ट में आरसीपी फ्रेमवर्क से बाहर निकल गई, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना। इनका था क्या कि चाइना डंपिंग करके पूरा मार्केट खराब कर देगी, सो इंडिया इसका पार्ट नहीं बना। तो आरसीपी फ्रेमवर्क अब लग गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आरसीपी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने वाला पहला कंट्री यहाँ पे सिंगापुर बन गया है। सॉरी, यहाँ पे सिंगापुर है। सिंगापुर हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू इंप्लीमेंट आरसीपी फ्रेमवर्क। आरसीपी फुल फॉर्म इज रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो एक सवाल ये भी बनता है पहला कि आरसीपी फ्रेमवर्क किस ग्रुप से रिलेटेड है? तो वो आसियान ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, और आसियान में टोटल मेंबर कितने हैं? 10 मेंबर्स। 10 मेंबर्स का ग्रुप है आसियान, उसी का आरसीपी फ्रेमवर्क है। और फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट आरसीपी फ्रेमवर्क सिंगापुर। और इन 10 के अलावा ये 5 कंट्री और मेंबर बन गए। चाइना, यहाँ पे चाइना, जापान, फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पे साउथ कोरिया, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मतलब वन मार्केट, वन मार्केट। इससे बिजनेस में फायदा होगा। इंडिया भी पहले इसमें नेगोशिएशन में थी, बट लास्ट में हट गई, बोली कि नो, वी विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ आरसीपी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आसियान नेशन सबको याद होना चाहिए। मैप से आपका पूरा ये एरिया कवर हो जाएगा। यहीं पे साउथ चाइना सी इसी को बोला जाता है। यहीं पर चाइना का जो है ना, बहुत वो करती है, मोनोपोली टाइप का। इसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे अपना मालाबार एक्सरसाइज होती है, जो क्वाड नेशन करती है, मालाबार एक्सरसाइज। उसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर ये क्वाड एक्सरसाइज करती है टू काउंटर चाइना। यहाँ पे साउथ चाइना सी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट P4G समिट।
सबमिट है, P4G सबमिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स 2030। जितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गिवन बाय यूएनडीपी, उसका टारगेट क्या है? 2030 तक हम लोग को 17 सस्टेनेबल गोल अचीव करने का ट्राई करना है। और इसी के लिए P4G एक होता है पार्टनरशिप फॉर ग्रीन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू करना है। तो ये अपना P4G सबमिट कहाँ पे हुआ था? सियोल, कोरिया में। ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में P4G सबमिट हुआ था। इसी तरह का इसका तो याद कर लीजिए, ये कहाँ पे हुआ था? सियोल, सियोल। उसके बाद और जो इंपॉर्टेंट सब सबमिट है जो कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं, एक बार सबका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला G7, G7 कहाँ हुआ था? लंदन में, तो यूके। फिर G20, G20 कहाँ पे हुआ था? इटली में, जहाँ मोदी जी गए थे, फिर वहां से पोप से मिलने गए थे। इटली के बगल में वेटिकन सिटी है, तो वहां पोप से भी मिलने गए थे। तो 21 का, ये सब 21 का बात कर रहे हैं। G7 21 का यूके, 21 का G20 इटली, और G20 जो है ना, फिर 22 का इंडोनेशिया में होने वाला है, फिर 2023 का इंडिया में होने वाला है। तो ये भी एक सवाल बनेगा कि 2023 में G20 समिट कहाँ पे होने वाला है? तो वो इंडिया में होने वाला है। G7, G20, फिर ब्रिक्स। ब्रिक्स जो 5 कंट्री का है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स 2021 का कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। ब्रिक्स कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। अब ब्रिक्स में क्या होता है कि ऑर्डर में चलता है, ऑर्डर में चलता है, मतलब 2021 का इंडिया में हुआ था, तो फिर 2022 का चाइना, फिर एस से साउथ अफ्रीका, तो फिर 23 का साउथ अफ्रीका में, मतलब जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में चलता है। तो हम लोग का कवर हो गया। G7 कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड किंगडम। G20 इटली। और ब्रिक्स 21 का कहाँ हुआ था? इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडियंस इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियंस वहां पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन इंडियन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि जो इंडियन है ना वहां पर, वो सब डेमोक्रेट को बहुत ज्यादा वोट करते हैं। इंडियन पीपल आर वेरी बिग वोट बैंक ऑफ डेमोक्रेट्स। और डेमोक्रेट पार्टी के जो बिडेन जीते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे इंडियन को ले रखा है। वहां की वाइस प्रेसिडेंट भी तो इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, तो कमला हैरिस सबसे पहला, वो तो इंडियन ओरिजिन की है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नीरा टंडन, नीरा टंडन, डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाइट हाउस ऑफिस की मैनेजमेंट करने वाली नीरा टंडन, हमेशा इनको न्यूज में भी देखते होंगे। फिर सर्जन जनरल, जो मेडिकल, जो सबसे बड़ा मेडिकल ऑफिसर वहां पे सर्जन जनरल, वो डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं। तो एक बार रफली देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीरा टंडन डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो है उसको देखते हैं। और इंपॉर्टेंट ये वनीता गुप्ता, वनीता गुप्ता वहां की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? सरकार का वकील, जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, वहां पे एसोसिएट मतलब नंबर 2 अटॉर्नी जनरल के बाद वो सेकंड पे है। ठीक है, वहां के अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड है, और ये एसोसिएट अटॉर्नी जनरल वनीता गुप्ता, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लीजिए। उजरा जिया क्या है? अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विनय रेड्डी, डायरेक्टर ऑफ स्पीच राइटिंग। ठीक है, तो दिस दिस इज इंपॉर्टेंट। एक तो नीरा टंडन, नीरा टंडन और वनीता गुप्ता। नीरा टंडन क्या है कि वहाँ व्हाइट हाउस ऑफिस की वहां पे हेड है, और वनीता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे। फीमेल है, फीमेल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए नीरा टंडन और वनीता गुप्ता, इन दोनों को थोड़ा फोकस पे रखिएगा। नेक्स्ट, इतना ही इंपॉर्टेंट सवाल मिला है। अब हम लोग तेजी से डायरेक्ट पीडीएफ से सारा 50 क्वेश्चन एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फॉर विच मिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चोजन चाचा चौधरी एज द मैस्कॉट। डिस्कशन हो चुका है चाचा चौधरी और साबू का कहानी। अब डायमंड कॉमिक्स का जो कॉमिक्स आता है चाचा चौधरी वाले, उसके थ्रू नदी को साफ सुथरा रखने का बच्चों को सिखाया जाएगा। तो वो नमामि गंगे मिशन, नमामि गंगे मिशन में वही है ना, नदी नाला साफ करना, स्पेशली स्पेशल फोकस ऑन गंगा, गंगा रिवर। ठीक है, तो उसका अभी मैस्कॉट चाचा चौधरी को बनाया गया, और उन्होंने कॉमिक्स वाले से कोलैबोरेट किया है कि आप इस बारे में प्रमोट कीजिए कि नदी नाला सबको साफ रखना। फिर रिसेंटली हु वाज रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉर 3 इयर्स। ये पहले एक बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड रेखा शर्मा, बहुत ट्विटर पे इनका पुराना ट्वीट सब बहुत भयंकर सब है, इसके कारण हमेशा न्यूज पे रहती है।
रेखा शर्मा, इनको फिर से एक्सटेंशन मिल गया, रीअपॉइंटमेंट हो गया। एक बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, रेखा शर्मा। फिर विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड पीएम दक्ष ऐप एंड पोर्टल ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, जितने SC ST और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंग्लिश का ट्रेनिंग, कंप्यूटर चलाने का ट्रेनिंग। तो पीएम दक्ष ऐप तो आपको पता होगा, ये सब तरह का ऐप आजकल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये निकालती है। इसका 2 ऐप हम लोग और पहले भी पढ़ चुके हैं। एक तो था क्या, एक तो था जो बूढ़े लोग का जो सामान बेचने के लिए स्टार्टअप था, और 2 पढ़ चुके हैं, और ये 2 नया ऐड आ गया, पीएम दक्ष ऐप एंड पोर्टल फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, फोकस ऑन SC ST। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में वही है ना, जितना OBC SC ST से रिलेटेड होगा या एम्पावरमेंट ट्रेनिंग देने का बात होगा, तो वो सारा ऐप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द इंडियन एयरफोर्स हैज कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक टावर इन विच स्टेट। तो ऑब्वियस बात है, वर्ल्ड का जो है ना टॉलेस्ट, ये कहाँ पे होगा, लद्दाख में ही होगा, क्योंकि लद्दाख में अभी इंडिया और चाइना का तानातानी चल रहा है लद्दाख रीजन में, इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट, सबसे अधिक हाइट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है, क्योंकि चाइना के साथ कभी भी झगड़ा हो सकता है, तो लद्दाख में ऐसा बनाया गया है। फिर रिसेंटली द 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सॉरी हम वहाँ कंफ्यूज हो गए थे, इसका आर्टिकल नंबर 368 होता है, ठीक है। 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करना है वो बताया गया है कि 3 तरह से, एक सिंपल मेजोरिटी से, एक स्पेशल मेजोरिटी से, फिर स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ स्टेट रेटिफिकेशन। इसका एक सेपरेट वीडियो भी है, काइंडली वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो 127वां में ये बोला गया, फॉर द राइट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू मेक देयर ओन OBC लिस्ट। 126 वाले में क्या हुआ है कि SC ST का जो लोकसभा सब में रिजर्वेशन है 15%, 7%, और स्टेट असेंबली में उसको एक्सटेंशन 10 साल का दिया गया। और 127 वाले में स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपना OBC का लिस्ट बना सकते हैं, हर एक स्टेट गवर्नमेंट, कि मेरे स्टेट में ये सब कास्ट OBC के अंदर आता है। तो ये फिर से पावर दे दिया गया है 127वां में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च जो किया गया, इसमें होता है क्या कि जो पुराना वाहन है वो तो पॉल्यूशन ज्यादा करता है, तो उसके लिए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जो लाया गया, उसमें बोला गया क्या है कि 15 साल तक ये कमर्शियल व्हीकल, मतलब 15 साल पुराना हो गया तो आपको उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, और 20 साल प्राइवेट व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल मतलब जो घर पे चलाते हैं, तो 15 और 20 साल का टाइम लिमिट दिया गया है कि 15 से 20 साल तक में आपको इसको स्क्रैप करना होगा। आफ्टर 15 ईयर्स अगर आपका कमर्शियल व्हीकल है जो रोड पे चला रहा है, और दूसरा 20 साल प्राइवेट व्हीकल, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 साल और 20 साल का उनको वो मिला है। उसके बाद डिस्कशन 9 नंबर हम लोग कर चुके हैं कि भिंडावास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। लिस्ट ऑफ रामसर साइट, तो वो कहाँ पे, हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में है, और भिंडावाड़ा झज्जर डिस्ट्रिक्ट, दोनों हरियाणा के अंदर आता है। तो 9 नंबर कवर हो गया। 10 नंबर बुक से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच्ड अपना लास्ट वाला बालाकोट एयर स्ट्राइक, इसका राइटर का क्या नाम है, मानन भट्ट। अनुराधा रॉय भी राइटर है बट उन्होंने ये किताब नहीं लिखी है, इसका मानन भट्ट है, तो दिस इज रॉन्गली मैच्ड। बाकी तो ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति, बुक्स वाले में स्लाइड में इसका डिस्कशन कर चुके हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड सही है कुणाल बसु। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं KJ अल्फोंस, केरला से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है मोदी सरकार का 10-7 साल का, तो ये तीनों सही है, ये गलत मैच्ड है। ये मानन दत्ता, मानन दत्ता ने ये बुक लिखी है, अनुराधा राय ने नहीं लिखी है। विच इंडियन वुमेन हैज बीन अपॉइंटेड एज द वुमेन्स स्पोक्स पर्सन इन द यूनाइटेड नेशन। तो जोया अग्रवाल, जो कि डायरेक्ट एयर इंडिया का जो लॉन्गेस्ट फ्लाइट लेके आई थी, उसकी कैप्टन थी जोया अग्रवाल, वो वहां पे यूनाइटेड नेशन में एक दिन भाषण जाने देने के लिए अपॉइंट की गई है, तो जोया अग्रवाल इज द राइट आंसर। ठीक है। धृति बनर्जी का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली कुछ बनी है, तो धृति बनर्जी तो वो है। जोया अग्रवाल वहां यूनाइटेड नेशन में स्पोक्स पर्सन। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे, थीम क्या था। तो अभी देश में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति बहुत ज्यादा है, तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट वाज द थीम। 2021 15 अगस्त 2021 में जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, उसका थीम क्या था, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र पहले सबसे पहले।
फिर 13 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द फर्स्ट केस ऑफ मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस बहुत भयंकर वायरस है, इसमें 90% फेटेलिटी रेट है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो हाल में कहाँ पे पहला केस निकला है? अफ्रीका कंट्री में, तो गिनिया में इसका पहला केस अभी वहां पे पाया गया है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट केस ऑफ मार्बर्ग वायरस कहाँ? गिनिया में। विच हैज बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद ए सैटेलाइट फोन। जो सबसे फेमस नेशनल पार्क है काजीरंगा, वन हॉर्न राइनोसेरस गैंडा के लिए जो फेमस है, अब बहुत फेमस है काजीरंगा। वहां पे सैटेलाइट फोन अब उनको दिया गया है। ठीक है, मानस भी असम में है, कूनो तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, कूनो पालपुर। ठीक है, तो काजीरंगा इज द राइट आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क टू हैव ए सैटेलाइट फोन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजीनियसली मतलब पूरा देश में ही बना है, सारा देश का टेक्नोलॉजी ही यूज हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जहाज जो कि एयरक्राफ्ट एरोप्लेन वहां पर लैंड कर सकती है, वहां से उड़ान भर सकती है। तो ऐसा इंडिया का पहला पूरा देश में जो बना उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। ठीक है, हमेशा न्यूज में भी रहता है आईएनएस विक्रांत, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत। इसी तरह का और हम लोग पढ़ चुके हैं कि आईएनएस अरिहंत क्या है? कि पहला न्यूक्लियर सबमरीन वाला। और आईएनएस ध्रुव वो आईएनएस ध्रुव टॉर्पीडो मिसाइल या जासूसी के लिए आईएनएस ध्रुव है। ठीक है, उसका भी हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। और आईएनएस विक्रांत इज द इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो ये आजकल अरुण कुमार मिश्रा साहब हैं, हमेशा न्यूज में रहते हैं। न्यूज में क्यों रहते हैं? क्योंकि जस्ट बिफोर रिटायरमेंट अदानी ग्रुप का 4-5 केस निपटा के गए, मोदी जी का एक बार भयंकर तारीफ भी किए थे, हमेशा न्यूज में बने रहते हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाया गया, उसका हेड। फिर व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट। तो इसमें 117वां रैंक है। ठीक है, विच प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन पुणे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अभी इथेनॉल का बहुत प्रचलन है कि इथेनॉल पेट्रोल में मिला के बेचिए, इससे देश को इकोनॉमिकली भी फायदा होगा, पॉल्यूशन का भी कम होगा। क्योंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन होता है, तो जो पेट्रोल होता है ना वो पूरा जलने से क्या कहते हैं, पूरा जलने से पॉल्यूशन कम होगा। तो उसी का उन्होंने घोषणा किया है कि इथेनॉल 100 प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। तेजी से हम लोग को इथेनॉल प्रोड्यूस करना है, फिर इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना है और फिर करना है। इसी तरह का इथेनॉल का पहला पॉलिसी लाने वाला स्टेट कौन सा बन गया है? बिहार, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। और पहला इथेनॉल प्लांट लगाने वाला स्टेट कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे यही प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है, इथेनॉल 100 प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज विच पर्सन हैज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बुक से रिलेटेड वीडियो एक देख लीजिएगा, खूबसूरत वीडियो है। डेविड डियोप हैज वॉन द एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिलता है? कि आपका बुक किसी भी कंट्री का इंग्लिश में होना चाहिए या तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो डेविड डियोप इज द राइट आंसर। 20 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग? रवि शास्त्री, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज हु हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ क्लाइम्स ऑन माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। तो ये गाइड है शेरपा रकामी रीता शेरपा, सबसे अधिक 24 बार जा चुके हैं। इनका लाइफ का टारगेट भी है कि हमको 25 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। फिर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर कितना ज्यादा मनी एलोकेट किया है? तो ऑलरेडी डिस्कस 137%, 137%। विच स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड अमृत वाहिनी ऐप ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेड्स? तो झारखंड में। और झारखंड ने इलेक्टोरल बॉन्ड में भी पहला बार डिक्लेयर किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द संजीवनी प्रोजेक्ट? संजीवनी प्रोजेक्ट कोरोना के लिए हरियाणा में लॉन्च किया गया था कि घर में ही आपका इलाज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट फ्रॉम विच कंट्री मैक्सिमम एफडीआई? सबसे अधिक इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से आता है। सिंगापुर सबसे बड़ा, बहुत डेवलप्ड और बिजनेस वाला है, वहां से सबसे अधिक एफडीआई आता है। ठीक है, पहले मॉरिशस से आता था, लेकिन अब टैक्स का कुछ रूल चेंज करने के बाद अब हाल फिलहाल में सिंगापुर हो गई है। सिंगापुर से हम लोग को इंडिया में सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। नेक्स्ट इज which statement is correct regarding INS Rajput? Both are correct, just read it once. It was India's first destroyer ship
इट वाज इंडक्टेड इनटू द नेवी इन 1980। और ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि हाल में इसको डिकमीशन किया गया कि मतलब अब पुराना हो गया, अब आपको यूज नहीं करेंगे, इसलिए इससे रिलेटेड सवाल है। हु अमंग द फॉलोइंग इज इलेक्टेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, सुबोध जायसवाल इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई में एक जगह बहुत झगड़ा भी चल रहा था, पहला और दूसरा, राकेश अस्थाना और सब आपस में ही लड़ रहे थे, तो अब वहां जाके शांति आया और न्यू डायरेक्टर वहां पे कौन बन गए? सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल इज राइट नाउ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीपीएससी एंड ऑल द एग्जाम्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 इज which country became the first country to world to implement RCP agreement? हेलो, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री, आरसीपी फ्रेमवर्क मतलब वन मार्केट बन जाएगा, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आसियान नेशन, और ये लोग चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मिला के, ये इंडिया इसमें पार्टनर नहीं बनी है, ठीक है। तो ये पहला इंप्लीमेंट करने वाली बन गई है सिंगापुर, और सिंगापुर से इंडिया को सबसे मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट आरसीपी फ्रेमवर्क, आसियान नेशन का मेंबर है सिंगापुर, तो उन्होंने पहला बार इंप्लीमेंट किया है। विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बीन इलेक्टेड एज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल? ऑलरेडी डिस्कस्ड। कौन है? नीरा टंडन तो व्हाइट हाउस की हेड है, वनीता गुप्ता इज द राइट आंसर। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका, अटॉर्नी जनरल सबसे बड़ा पोस्ट होता है, सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया में। कौन है? के वेणुगोपाल, वहां के मैरी गार्लैंड है, और ये एसोसिएट है मतलब उनके अंडर काम करेंगी वनीता गुप्ता। फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस? कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का बहुत कमी हो गया था, तो स्टील प्लांट सबसे जो है ना सब जगह भेजा गया था, क्योंकि स्टील प्लांट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एक सेल का विशाखापट्टनम में भी प्लांट है, तो विशाखापट्टनम टू मुंबई पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला था। इसमें था क्या कि ऑक्सीजन का जो है ना ट्रक में डाल के मालगाड़ी पे चढ़ा के जल्दी पहुंचाने के लिए बेसिकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लाया गया था। तो वो पहला कहां से कहां? मुंबई टू विशाखापट्टनम। देन व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे? थीम इसका था अपना, क्या था? रिस्टोर आवर अर्थ। थीम रिस्टोर आवर अर्थ, एक बार पढ़ लीजिए, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो थीम का देखते हैं कुछ अलग सा बनाएंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ये तो हमेशा न्यूज में रहता है कि इंडिया का प्रेस फ्रीडम में 142वां रैंक है, 142वां रैंक है, अभी तक याद हो जाना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना है? 142। Then which became the first political party to announce the name of an electoral bond donor? इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको नहीं बताना पड़ता है कि कौन आपको फंडिंग कर रहा है, सीधा जाइए एसबीआई में बॉन्ड खरीद लीजिए, उस पार्टी को पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन फॉर ट्रांसपेरेंसी पर्पस हेमंत सोरेन इज द फर्स्ट पर्सन, उनकी पार्टी पहली पार्टी बन गई है जिन्होंने कि अनाउंस किया है कि हमको कहां से पैसा मिल रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, स्टेट पार्टी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हैज बिकम द फर्स्ट पार्टी टू अनाउंस द नेम ऑफ ए इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर। नेक्स्ट देखते हैं 33, देन 34, 35। लूना मिशन, लूना मिशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं अमेरिका, और इसका स्पेस का एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें सबको कवर कर लिया जाएगा कि जो मून मिशन है, मून मिशन और मार्स मिशन, यही दोनों का तो डिफरेंस है, प्लस जो सैटेलाइट रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसका एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। अभी याद कर लीजिए कि लूना मिशन कहाँ का था? अमेरिका का। हु रोट द बुक द लिविंग माउंटेन? बहुत ही फेमस राइटर अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को अभी 2-3 साल पहले साहित्य अकेदमी भी मिल चुका है इंग्लिश के लिए। तो अमिताभ घोष हैज रिटन द बुक द लिविंग माउंटेन। बाकी सब फेमस राइटर है, रस्किन बॉन्ड भी बहुत फेमस है, इन्हीं की सुजैना सेवंथ हस्बैंड पे 7 खून मां बनी है, झुम्पा लाहिरी, ये भी बहुत फेमस है, इनको भी एक बार बुकर प्राइज मिल चुका है फॉर हिज बुक इंटरप्रेटर ऑफ मलाडीज, या किसी बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला है झुम्पा लाहिरी को। इटली में रहती हैं, अब इटालियन लैंग्वेज में लिखती हैं। सलमान रश्दी तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस, बुकर ऑफ बुकर भी इनको मिल चुका है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, हमेशा न्यूज में भी रहते हैं। इनका सैटेनिक वर्सेस को बैन किया गया था, इसीलिए बहुत न्यूज में भी रहते हैं, बहुत फेमस। और अभी जो बहुत अमिताभ घोष की ये रिसेंट बुक है द लिविंग माउंटेन, ठीक है, चारों बहुत फेमस इंडियन राइटर है। अमिताभ घोष की बुक द लिविंग माउंटेन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल P4G समिट? ठीक है, P4G समिट कहां पे? साउथ कोरिया, सियोल में हुआ था, तो ये अपना कवर हो गया। फिर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स?
तो सारे सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कराती है, ऑब्वियस बात है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में किसी को फर्स्ट प्लेस मिलेगा तो स्वीडन को मिला है। इंडिया का रैंक, इस तरह के क्वेश्चन में अगर निगेटिव मार्किंग नहीं हो तो ऑल आर करेक्ट मार के आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा याद नहीं रख पाइएगा। विच स्टेट हैज लॉन्च द मिशन कवच कुंडल, 15 लाख पर हर एक दिन डोज लगाने के लिए, तो वो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था कवच कुंडल। और वहीं पे मिशन वात्सल्य, जो वीडियो लेडीज को एक ही जगह पे 25 स्कीम का फायदा देने के लिए आप एक ही जगह जाइए, सब स्कीम का फायदा मिल जाएगा। तो मिशन वात्सल्य भी आया था कहाँ, महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे साहब। हु हैज बीन कन्फर्ड विद ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड, मोदी जी का सोलर एनर्जी पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनवाया, गुड़गांव में हेडक्वार्टर है, तो उनको ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप का मिला है। इन दो को तो आप ऐसे ही छांट सकते थे कि रामनाथ कोविंद जी को क्यों मिलेगा, योगी आदित्यनाथ को क्यों मिलेगा। प्रकाश जावड़ेकर को हो सकता था क्योंकि ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट रह चुके हैं, लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी जी को मिला है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड। जहां मोदी जी ऑप्शन में रहे तो समझ जाइए उन्हीं को मिलेगा। विच इंडियन बैट्समैन वाज अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021, तो आईसीसी ने नया प्राइज स्टार्ट किया है कि प्लेयर ऑफ मंथ देंगे, तो सबसे पहला बार जनवरी में दिया और उस मंथ का मिला था ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वहां टेस्ट सीरीज चल रहा था, इन्होंने भयंकर खेला था, इंडिया टेस्ट सीरीज जीत भी गई, तो ऋषभ पंत को मिला था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021। देन विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड माँ किचन स्कीम, माँ किचन स्कीम, एक किचन स्कीम बहुत फेमस है गरीब लोग को खाना खिलाने के लिए, उसका नाम था अम्मा, अम्मा किचन स्कीम। तो अम्मा बोला जाता है वहां पे जयललिता जी, जिनका अभी देहांत हो गया, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थी, उनका अम्मा किचन स्कीम था गरीब लोग को खाना खिलाने के लिए। इसी का मॉडल कॉपी करके बंगाल में माँ किचन स्कीम लाया गया है, ठीक है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी, आप ऑप्शन से भी सोच सकते थे कि माँ किचन स्कीम है, तो इन तीनों के चीफ मिनिस्टर कौन है, मेल है। उड़ीसा के नवीन पटनायक, वहां माँ किचन स्कीम क्यों आएगा। मध्य प्रदेश में अपने मामा शिवराज सिंह चौहान है, बिहार में नीतीश कुमार, तो वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। माँ किचन स्कीम गरीब लोग को बहुत सस्ते में फ्री का खाना खिलाने के लिए माँ किचन स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इस तरह में बोथ सही हैं, ठीक है। नॉर्वे गोट द फर्स्ट प्लेस, एक बार बस पढ़ लीजिए, नहीं पता हो और निगेटिव मार्किंग नहीं हो तो बोथ मार के, ऑल मार के आगे बढ़िए, ठीक है। 42 का सी राइट। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी डिक्लेयर टीबी, टीबी में क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, लंग ठीक से काम नहीं करता है, तो पहला स्टेट टीबी फ्री बन गया अपना लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर टीबी फ्री, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का हम लोग पढ़ चुके हैं कि मलेरिया फ्री डब्ल्यूएचओ किसको किसको बोला है, तो चाइना को मलेरिया फ्री और एल सल्वाडोर को, एल सल्वाडोर। और एल सल्वाडोर इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि यहाँ बिटकॉइन को अब जो है ना कानूनी मान्यता मिल गया, लीगल टेंडर। एल सल्वाडोर साउथ अमेरिकन नेशन है एल सल्वाडोर, वो मलेरिया फ्री भी हो गई। और बिटकॉइन, बिटकॉइन हमेशा अभी न्यूज में सुनते होंगे, अभी 30% टैक्स भी मिल गया, लग गया उसके प्रॉफिट पे। तो एल सल्वाडोर पहला कंट्री बन गई है कि हाँ बिटकॉइन को आप करेंसी के तौर पे यूज कर सकते हैं। चाइना, एल सल्वाडोर दोनों मलेरिया फ्री। इसी तरह हम लोग एक और ट्रेकोमा डिजीज का पढ़ चुके हैं हाल में कि गाम्बिया, गाम्बिया अफ्रीकन स्टेट है, ये हाल में ट्रेकोमा फ्री हुई है। और जब इंडिया आइएगा तो टीबी फ्री कौन हो गई है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो कि हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका भी है, किस कंट्री में हम लोग 1000 बार डिस्कशन किए हैं, तंजानिया में। और तंजानिया किस लिए न्यूज में था कि तंजानिया पहला वहां पे फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तंजानिया की सामिया सुलू हसन, प्लस तंजानिया के अब्दुल रजाक गुर्ना को नोबेल का लिटरेचर का अवार्ड मिला है। और तंजानिया में ही पूरे अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, क्या नाम है उसका, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और उसको सबसे यंगेस्ट जो फतह करने वाले, यंगेस्ट माउंटेनियर टू क्लाइम कौन बन गया, विराट चंद्रा। विराट चंद्रा हैज क्लाइम्ड द किलिमंजारो, सबसे कम एज के हैं, ठीक है। वेयर इंडियाज बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम इज बिल्ट, तो हॉकी का बात होगा तो उड़ीसा का ही समझ लीजिए, तो लखनऊ अहमदाबाद आप ऐसे छांट सकते थे।
लेकिन सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे, राउरकेला में। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्हीं के सपोर्ट से हॉकी थोड़ा बहुत जिंदा है। जिंदा क्या है, इस बार तो ओलंपिक में हम लोग ब्रॉन्ज मेडल भी जीत गए कितने साल बाद। तो राउरकेला में सबसे बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है, गुजरात अहमदाबाद में मोदी स्टेडियम के नाम से। और हॉकी स्टेडियम राउरकेला, राउरकेला में अपना सेल का पावर प्लांट भी है, सेल का स्टील प्लांट भी है, राउरकेला इंडस्ट्रियल सिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर वाज announced to be important, very important question because एक मोदी जी के मन के बात में बस टॉय खिलौना का ही चर्चा हुआ था कि इतना खिलौना हम लोग बाहर से काहे खरीदते हैं, इंडिया में ही बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है। तो इसी को करने के लिए बीजेपी रूल्ड स्टेट कर्नाटका ने अभी बोला है कि हम लोग पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाएंगे। मतलब वहीं पर एक जगह होगा, वहां पर आपको टॉय रिलेटेड सारा चीज मिल जाएगा और गवर्नमेंट सब्सिडी सब देगा। तो वहां पे टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इंडिया का पहला कहाँ, कर्नाटका में बनाया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च, और कर्नाटका से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट स्टेट टू गिव 1% रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर्स इन जॉब। 1% वहां पे रिजर्वेशन दिया गया ट्रांसजेंडर्स को। उसके अलावा कर्नाटक का हम लोग मिशन आकांक्षा पढ़ चुके हैं, मिशन आकांक्षा पोर्टल, आकांक्षा वेबसाइट जो है कि वहां पर जो सीएसआर एक्टिविटी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। और कर्नाटका से रिलेटेड वहां के चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, बसवराज बोमई जी। ठीक है, इतना सब चीज पढ़े हैं और भी बहुत चीज पढ़े हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कीवी मिशन, कीवी इंडिया का फ्रूट नहीं है लेकिन बीमार होने पे कीवी का बहुत बहुत लोग खाते हैं। कीवी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है और कैलोरी बहुत कम होता है। तो 2018 हाल फिलहाल में एक स्टडी रिपोर्ट आया था कि सबसे बेस्ट सुटेबल प्लेस जो है ना कीवी का उत्पादन करने के लिए उत्तराखंड है, कि उत्तराखंड इज द मोस्ट सुटेबल टू कल्टीवेट कीवी। कीवी का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, तो वही स्टेट गवर्नमेंट ने कीवी मिशन स्कीम लाया है। इसमें यही होगा कि कीवी उपजाइएगा तो हम आपको सब्सिडी देंगे, फायदा देंगे। कीवी मतलब कीवी को हम लोग बड़े पैमाने पे उत्पादन करना है, तो उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी। देन हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स आर प्लान टू बी बिल्ट, टेक्सटाइल पार्क, बांग्लादेश इंडिया को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे छोड़ चुकी है। टेक्सटाइल बहुत मार्केट, बड़ा मार्केट है कपड़ा का। तो उसी के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क, मतलब गवर्नमेंट बेसिकली लैंड प्रोवाइड कराती है, सस्ता बिजली प्रोवाइड कराती है, टेक्निकल हेल्प देती है। तो इससे होगा क्या, ज्यादा आपको इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बोला गया है कि 7 हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, 7 अलग अलग जगह पे मेगा टेक्सटाइल पार्क 7 बनाने का बात हुआ है। टेक्सटाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेज, तो 7 बनाने का बात हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, पर्सन एवं हाउ मेनी इयर्स हैज बीन गिवन एग्जेम्पशन इन फाइलिंग आईटीआर। 75 साल के ऊपर उम्र हो गया और आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। ठीक है, 75 साल के ऊपर वालों को आईटीआर फाइल नहीं करना, अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है तो, टैक्सेबल इनकम नहीं है तो 75 साल के ऊपर वाला। विच एनर्जी मिशन इज प्लान टू बी लॉन्च्ड इन द बजट 2021-2022। सबको पता होगा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इकोनॉमी का हम लोग बहुत बात किए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, फलाना हाइड्रोजन, सब अब वाहन जो है ना हाइड्रोजन से चलेगा। हाइड्रोजन का सिलेंडर लगेगा और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एनर्जी देता है और वो पॉल्यूशन फ्री है। तो इंडिया का इस पे बहुत जोर है, हाइड्रोजन एनर्जी पे। ठीक है, इससे ये भी है कि पेट्रोल सब तो लिमिटेड है ना, खत्म हो जाएगा, प्लस उसका प्राइस है, प्लस इन्वायरमेंट को इतना हानि कराता है। तो होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू शिफ्ट टू हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक है, और हाइड्रोजन बहुत एबंडेंट भी है ना, वाटर को अगर हम लोग अलग कर देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। वही अलग करने के तरीका के कारण तो इसका नाम भी होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन तब होता है कि जब आप हाइड्रोजन अलग करते हैं ग्रीन एनर्जी के मदद से, मतलब सोलर एनर्जी के मदद से आप H2O को अलग करके हाइड्रोजन निकाल लिए, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोल देंगे। ब्राउन हाइड्रोजन बोल देते हैं जब आप कोल प्लांट के मदद से अगर अलग कर रहे हैं, फिर उसको सिलेंडर में डालिए, फिर आप अपना गाड़ी में लगाइए। तो हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया गया है 2021-22 में। और हाइड्रोजन से रिलेटेड हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि पहला कौन सा जगह बन गया है जहां पर सारा वाहन सब हाइड्रोजन से चलाने का बात है, तो लद्दाख। ठीक है, इतना हो गया हम लोग का खत्म। इसमें अच्छा अच्छा कुछ बहुत सारा अच्छा सवाल है। इतना ही है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।